चलिए आज अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट, पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री का किस प्रकार से पीरियडाइजेशन किया जाता है उसके बारे में अपन इस पार्ट में पढ़ेंगे। पीरियडाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्टडीइंग एंड कैटेगराइजिंग द पास्ट इनटू डिस्क्रीट क्वांटिफाइड नेम्ड ब्लॉक्स ऑफ द टाइम। तो पीरियडाइजेशन क्या होता है? एक ब्लॉक ऑफ टाइम होता है। अब किस प्रकार का, एक जिसका एक नाम दिया हुआ रहता है, डिस्क्रिएट एक जो सेपरेटेड रहता है और डिस्टिंक्ट रहता है, क्वांटिफाइड गुणात्मक रूप से जो जुड़ा हुआ रहता है। तो ऐसा पीरियड, टाइम पीरियड हिस्ट्री का जो एक साथ जुड़ा हुआ रहता है, सेपरेटेड रहता है और क्वांटिफाइड नेम्ड ब्लॉक रहता है, उसको बोलते हैं पीरियडाइजेशन। दिस इज यूजुअली डन इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी। ये सुविधा के लिए बनाया जाता है। जैसे पीरियडाइजेशन से मुगल पीरियड हो गया, सल्तनत पीरियड हो गया, एंशियंट पीरियड या मॉडर्न पीरियड, जिस प्रकार से जब अपन इनको मॉडर्न पीरियडाइजेशन करते हैं, पीरियड बनाते हैं हिस्ट्री का, तो इससे अपने को फैसिलिटेट मिलती है, अपने को सुविधा मिलती है। द स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ द हिस्ट्री, हिस्ट्री को अपन फैसिलिटेट कर सकते हैं, उसका एनालिसिस अपन कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग करंट एंड हिस्टोरिकल प्रोसेस, जो करंट प्रोसेस है उसको समझने के लिए और हिस्टोरिकल प्रोसेस है उसको अच्छी तरीके से समझने के लिए। एंड कैजुअलिटी का मतलब होगा रीजनेबिलिटी, कि जब अपन कोई चीज का रीजन जानना चाहते हैं, एंड रीजन दैट माइट हैव लिंक्ड टू दोज इवेंट्स, उन इवेंट से जुड़ा हुआ जो कैजुअलिटी रहती है, जो रीजन्स रहते हैं, उसको समझने में हमें इजी रहता है इसको पीरियडाइजेशन करने से। टू द एक्सटेंट दैट हिस्ट्री इज कंटिन्यूअस, जिस हद तक हिस्ट्री है वो कंटिन्यूअस रहती है। एंड ऑल सिस्टम्स ऑफ पीरियडाइजेशन आर मोर और लेस आर्बिट्रेरी, और ज्यादा से ज्यादा जो मोर और लेस यानी अधिक या कम किसी भी प्रकार से जो हिस्ट्री के जो पीरियडाइजेशन है वो आर्बिट्रेरी डेस्पोटिक है। देर आर सिग्निफिकेंट सोर्सेज टू स्टडी द पीरियड्स ऑफ इवेंट्स। इसमें सिग्निफिकेंट सोर्सेज रहते हैं किसके लिए? टू द स्टडी द पीरियड्स ऑफ इवेंट्स रहती है, उनके पीरियड्स को स्टडी करने के लिए, अध्ययन करने के लिए अपने पास में सिग्निफिकेंट सोर्सेज अवेलेबल रहते हैं। एंड बाय स्टडिंग डिफरेंट हिस्टोरिकल एविडेंसेस एंड सोर्सेज, इन सभी सोर्सेज और एविडेंस की स्टडी करने के बाद में ए स्ट्रिंग ऑफ टाइम पीरियड कैन बी फॉर्म्ड, उसके बाद में एक स्ट्रिंग बनती है। स्ट्रिंग का मतलब एक माला बनती है, पीरियड्स वो बनाई जा सकती है इसके द्वारा। जेम्स मील वाज ए स्कॉटिक फिलोसोफर, स्कॉटलैंड का रहने वाला जेम्स मील था, वो स्कॉटलैंड का रहने वाला एक फिलोसोफर था। ही वाज ए हिस्टोरियन, इतिहासकार था, एंड इकोनॉमिस्ट, और एक अर्थशास्त्री था। ही बिगेन हिज हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 1806, उसने जो यहाँ की हिस्ट्री थी, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जो ब्रिटिश इंडिया की जो हिस्ट्री थी, उसने इसकी स्टडी स्टार्ट की 1806 में। एक्सपेक्टिंग इट टू टेक अबाउट 3 years, और उसको ये उम्मीद थी कि ये पूरी जो स्टडी रहेगी इसको अप्रोक्सीमेटली 3 years लगेंगे। बट इट्स कंप्लीशन प्रूव्ड टू बी टेक इंस्टेड 12 years, बट 3 years में यह स्टडी कंप्लीट ना होकर टोटल 12 years उसको लगे। विथ 3 substantial वॉल्यूम्स, और अगर इसमें पूरे बड़े बड़े 3 वॉल्यूम्स बने, 3 अलग अलग भाग बने, इसके पार्ट बने। एट लास्ट बीइंग पब्लिश्ड अर्ली इन 1817, और 1817 में ये पब्लिश होती है। तो 1806 में उसने स्टडी स्टार्ट की और 1817 में उसकी जो स्टडी है उसके रिजल्ट्स पब्लिश होते हैं। इन 1819 ही वाज अपॉइंटेड एन ऑफिशियल इन इंडिया हाउस। 1819 में जेम्स मील को एक ऑफिसर बनाया गया इंडिया हाउस में, डेस्पाइट हिज ड्रास्टिक क्रिटिसिज्म इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसके बावजूद उसको ऑफिसर बनाया गया, इसके बावजूद भी कि उसने बहुत बड़ी आलोचना की थी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो ब्रिटिश रूल की जो हिस्ट्री है उसकी बहुत बड़ी आलोचना की, इसके बावजूद भी उसको ऑफिसर बनाया गया इंडिया हाउस में 1819 में। जेम्स मील डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू हिंदुइज्म, मुस्लिम्स एंड ब्रिटिश पीरियड, ये 3 पीरियड्स बनाए थे जेम्स मील ने। 3 पीरियड्स कौन कौन से बनाए? सबसे पहले जो एंशियंट हिस्ट्री जो अपन पढ़ते हैं उसको उन्होंने हिंदुइज्म नाम दिया। सेकंड, उसने जो बीच का जो पीरियड आता है, मुस्लिम पीरियड रहता है, सल्तनत पीरियड रहता है, मुगल पीरियड रहता है, उसको मुस्लिम पीरियड कहा। उसके बाद में जो कॉलोनियल पीरियड रहेगा उसको ब्रिटिश पीरियड कहा जेम्स मील ने। दिस पीरियडाइजेशन इज बेस्ड ऑन द रिलीजियस लाइन, और ये जो पीरियडाइजेशन था वो रिलीजियस लाइन, धार्मिक आधार पर किया गया था।
that there was a phase from which Hindus were the rulers. ये इस प्रकार से फेज बनाया था कि जब हिंदूज थे वो जो रूलर थे, एंड अदर वर्क रूल्ड एंड अदर्स वर्क रूल्ड, उन्होंने अदर्स ने रूल किया था. देन केम द फेज ऑफ मुस्लिम्स, उसके बाद में मुस्लिमों का बारी आती है रूल करने की. उसके बाद में जो रूल करने का जो फेज आता है वो आता है ब्रिटिशर्स का. ही हैड ए कॉलोनियल माइंड. जो जेम्स मिल था वो एक औपनिवेशिक दिमाग का आदमी था, कॉलोनियल माइंड था. एंड ही थॉट एशियंस टू बी पुअरली सिविलाइज्ड. और जो एशियन थे यानी जो पीपुल ऑफ एशिया थे या इंडियन जो लोग थे, एशिया के जो लोग थे, उनको पुअरली सिविलाइज्ड वो मानते थे कि इनके सब ये असभ्य टाइप के लोग हैं. ही फेल्ट यूरोपियंस टू बी सुपीरियर. और वो सुपीरियर किसको मानते थे? यूरोपियंस को मानते थे. और पुअरली सिविलाइज्ड या इंफीरियर मानते थे वो एशियंस को. इट हैज बीन आर्ग्यूड बाय मेनी हिस्टोरियंस. कई हिस्टोरियंस ने इस प्रकार के तर्क दिए हैं, आर्ग्यूमेंट दिए हैं, दैट इट इज नॉट करेक्ट टू पीरियडाइज द इंडियन हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन ऑफ द रूलर. कि जो रूलर का रिलीजन है उसके आधार पर इंडियन हिस्ट्री को कैटेगराइज करना ये सही नहीं है, ये उचित नहीं है. द प्रॉब्लम विद द पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय जेम्स मिल वाज दैट ही डिवाइडेड द इंडियन सोसाइटी इन 3 स्टेजेस. अब जो प्रॉब्लम थी जिस जेम्स मिल के डिवाइडेशन में, कैटेगराइजेशन में, वो ये थी ही डिवाइडेड द इंडियन सोसाइटी इन 3 स्टेज, कि उसने इंडियन सोसाइटी को 3 स्टेज में डिवाइड किया. हाउएवर दिस सजेस्टेड, इससे हमें ये सजेशन मिलता है दैट नो अदर मेजर चेंजेस टुक प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कि अन्य किसी भी प्रकार का हिस्ट्री में परिवर्तन नहीं आया. अदर देन द रिलीजियस वंस, रिलीजियस वन के अलावा कोई परिवर्तन नहीं आया. ड्यूरिंग द मुस्लिम एंड ब्रिटिश देर वर, यहां पर देर आएगा, देर वर थाउजेंड्स ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम प्रिंसलेस स्टेट्स. जब मुस्लिमों का और ब्रिटिशों का रूल था उस समय बहुत सारे मुस्लिम्स और हिंदू थे, उनके प्रिंसलेस स्टेट से, देसी रियासतों पर वो रूल करते थे. इनफैक्ट थ्रू दिस पीरियडाइजेशन ही ट्राइड टू डिवाइड द पीपुल विद देयर ओन स्पेसिफिक आइडेंटिटी विच वाज नॉट करेक्ट. वास्तव में तो ये था कि इस पीरियडाइजेशन, जो उसने 3 पीरियडाइजेशन किए थे, हिंदुइज्म, मुस्लिम्स एंड ब्रिटिश, जो के आधार पर जो उन्होंने कैटेगराइजेशन किया था, ही ट्राइड, उसने इस प्रकार से कोशिश की टू डिवाइड द पीपुल, लोगों को डिवाइड करने की, विद देयर ओन स्पेसिफिक आइडेंटिटी विच वाज नॉट करेक्ट. उनकी खुद की जो आइडेंटिटी थी, स्पेशली जो विशेष कैरेक्टर आइडेंटिटी थी, उसके आधार पर उन्होंने डिवाइड करना चाहा, और ये बात उचित नहीं है. Thus the Indian scholars later classified Indian history into ancient, medieval and modern period. अब वो तो जेम्स मिल का कैटेगराइजेशन रहा, लेकिन इसके बाद में फिर से एक पीरियडाइजेशन होता है तो इंडियन स्कॉलर्स के द्वारा किया जाता है. इंडियन स्कॉलर्स ने इंडियन हिस्ट्री को एंशिएंट, मिडिवियल और मॉडर्न इन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया. बट दिस क्लासिफिकेशन हैज इट्स ओन प्रॉब्लम. लेकिन ये जो कैटेगराइजेशन था इसकी अपनी एक समस्या थी. दिस पीरियडाइजेशन इज बोरोड फ्रॉम द वेस्टर्न पार्ट. जो वेस्टर्न कंट्रीज थी, यूरोप कॉन्टिनेंट था, वहां से इसको बोरो किया गया था. मतलब ये एक्चुअली इंडिया का सिस्टम नहीं था, ये कोई अलग मौलिक सिस्टम नहीं था. बट दिस क्लासिफिकेशन वेस्ट वेयर मॉडर्न पीरियड इज एसोसिएटेड. अब जो वेस्ट में जब अपन ये 3 पार्ट्स बनाते हैं, एंशिएंट, मिडिवियल और मॉडर्न, तो उसमें जो मॉडर्न पीरियड होता है, इट इज एसोसिएटेड विद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ये किससे रिलेटेड, इसको किससे रिलेटेड किया जाता है? जब खूब सारी ग्रोथ होती है और खूब सारा डेवलपमेंट होता है, उस पीरियड को मॉडर्न पीरियड कहा जाता है इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. डेवलपमेंट ऑफ साइंस, डेवलपमेंट ऑफ रेशनलिज्म, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमनिज्म, लॉजिक, फ्रीडम एंड इक्विलिटी. तो इस प्रकार से साइंस का, विज्ञान का डेवलपमेंट होता है मॉडर्न पीरियड में, वेस्टर्न पार्ट में. रेशनलिज्म, तार्किकता का खूब सारा विकास होता है. ह्यूमनिज्म, मानविकी का खूब सारा विकास होता है. लॉजिक का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है. फ्रीडम और इक्वलिटी, इन सभी का डेवलपमेंट होता है मॉडर्न पीरियड में. द टर्म मिडिवियल वाज यूज्ड टू डिस्क्राइब ए सोसाइटी विच वाज नॉट डेमोक्रेटिक एंड लिबरल. इसके अलावा ये तो मॉडर्न पीरियड से रिलेटेड आ गया. अब जो मिडिवियल पीरियड है वो ऐसा पीरियड माना जाता है जब सोसाइटी में डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं थे और लिबरल राइट्स नहीं थे, जो लोकतांत्रिक नहीं थी और उदारवादी नहीं थी. हाउएवर इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, अगर अपन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें, द ब्रिटिश पीरियड इन हिस्ट्री कैन नॉट बी टर्म्ड एज मॉडर्न.
जो ब्रिटिश पीरियड है हिस्ट्री में उसको मॉडर्न पीरियड अपन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज जो मॉडर्न पीरियड था उसमें तो डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होती है, लेकिन इंडिया में क्या था? बिकॉज इंडियंस वर डिनाइड लिबर्टी, इक्वलिटी एंड जस्टिस। लेकिन इंडिया में इस प्रकार का कोई डेवलपमेंट नहीं होता है। इंडिया में लिबर्टी, इक्वलिटी और जस्टिस का किसी प्रकार का कोई विकास नहीं होता है। देयर वाज नो इकोनॉमिक प्रोग्रेस, और किसी भी प्रकार की इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी नहीं होती है ब्रिटिश रूल में, इसलिए उसको मॉडर्न पीरियड कहना सही नहीं होगा। एंड द इंडियन इंडस्ट्रीज डिक्लाइन रेपिडली, इसके अलावा विकास न होकर जो इंडिया की खुद की जो यहाँ की लोकल इंडस्ट्री थी उसका रेपिडली उसका डिक्लाइन होता है। दस इट इज अप्रोप्रिएट टू टर्म दिस पीरियड एज कॉलोनियल पीरियड, इसलिए इसको मॉडर्न पीरियड न कहकर जो ब्रिटिश रूल का पीरियड रहेगा उसको कॉलोनियल पीरियड, औपनिवेशिक काल है, वो कहना ज्यादा उचित रहेगा। तो अब कॉलोनाइजेशन क्या होता है? कॉलोनियल पीरियड था, उसमें कॉलोनिज्म की जो बात आई थी, अभी व्हाट इज द कॉलोनिज्म, तो इसके बारे में बात करते हैं अपन। कॉलोनाइजेशन इज ए प्रोसेस बाय विच ए सेंट्रल सिस्टम ऑफ पावर डोमिनेट्स द सराउंडिंग लैंड एंड इट्स कंपोनेंट्स। अब जो कॉलोनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक सेंट्रल सिस्टम बनता है, और वो सेंट्रल सिस्टम ही हर जो वहां का जो सिस्टम होता है उसको डोमिनेट करता है, जो पावर होता है, रूल होता है, उसको डोमिनेट करता है, उसमें वर्चस्व रखता है। द सराउंडिंग लैंड एंड इट्स कंपोनेंट, सराउंडिंग लैंड और उसके जो भाग होते हैं उन सभी भागों को, उस लैंड को वो डोमिनेट करते हैं, वर्चस्व रखते हैं। कॉलोनाइजेशन जिसको हिंदी में अपने उपनिवेश बोलते हैं, तो ये उपनिवेश है। इट रेफर्स स्ट्रिक्टली टू माइग्रेशन, और इसको स्ट्रिक्टली अपन क्या बोलते हैं? माइग्रेशन के रूप में इसको माना जाता है। माइग्रेशन का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर, मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मूवमेंट होना। फॉर एग्जाम्पल टू सेटलर कॉलोनीज इन द अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, कि जिस प्रकार है जो ब्रिटिश थे या वेस्टर्न जो लोग थे वो अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में जाकर सेटल हो जाना, उनका वहां पर बसावट हो जाना, उसको अपन कॉलोनीज बोलते हैं, उसको कॉलोनी बोलते हैं अपन। इसके अलावा ट्रेडिंग पोस्ट वहां पर बना लेना, एंड प्लांटेशन, अपने खुद के प्लांट्स बना लेना वहां पर। अब वो प्लांट्स फार्मिंग प्लांट्स भी हो सकते हैं और इंडस्ट्रियल प्लांट्स भी हो सकते हैं। वाइल कॉलोनिज्म इज टू द एग्जिस्टिंग इंडिजिनियस पीपुल ऑफ द स्टाइल्ड न्यू टेरिटरीज, और जो कॉलोनिज्म है टू द एग्जिस्टिंग इंडिजिनियस पीपुल, जो एग्जिस्टिंग जो वर्तमान में वहां पर जो देसी लोग हैं, लोकल जो पीपुल है, उनको न्यू टेरिटरीज में उनको माइग्रेट कर देना। Colonization was linked to the spread of tens of millions from Western European states all over the world. अब colonization इस प्रोसेस को बोलते हैं, उससे लिंक किया जाता है जब मिलियंस, कई लाखों लोग जो थे, मिलियन का मतलब 10 लाख होते हैं, स्प्रेड ऑफ टेंस ऑफ मिलियन, कई लाखों जो लोग थे, वेस्टर्न जो यूरोपियन पीपुल थे, दे स्प्रेड स्टेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के स्टेट्स में वो फैल जाते हैं, नेशन कंट्रीज में वो फैल जाते हैं। ब्रिटिश केम टू इंडिया एज ए ट्रेडर, और जब ब्रिटिश इंडिया में आए तो वे एज ए ट्रेडर आए, ट्रेडिंग करने के लिए आए थे, व्यापार करने के लिए आए थे। बट सून दे वर फैसिनेटेड विद द वेल्थ ऑफ इंडिया, लेकिन वो फैसिनेटेड हो जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं, इससे इसके प्रभाव में आ जाते हैं। जो आप इंडिया की जो वेल्थ थी उस वेल्थ से वो फैसिनेट हो जाते हैं। दे चेंज्ड देयर मोटिव फ्रॉम ट्रेड टू कॉलोनाइजेशन, और उन्होंने अपना जो मोटिव था, अपना जो ऑब्जेक्टिव था, अपना जो टारगेट था, वो ट्रेडिंग से कॉलोनाइजेशन पर शिफ्ट कर दिया। देयर प्लान्स इन्वॉल्व्ड यूजिंग इंडिया एज ए फीडर कॉलोनी, और वो इंडिया को एक फीडर कॉलोनी में, एक पोषक कॉलोनी के रूप में वो बनाना चाहते थे। टू देयर ओन फ्लोरिशिंग इकोनॉमी बैक्ड एट ब्रिटेन, जो उनकी ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कारण से जो उनकी खुद की इकोनॉमी जो खुद फल पोस रही थी, उसके फीडर कॉलोनी के रूप में इंडिया को वो यूज करना चाहते थे। दे केप्ट देयर फोकस ऑन एक्सपेंडिंग एंड प्रोटेक्टिंग देयर होल्ड ऑन इंडिया, और उन्होंने अपना जो फोकस था रखा किस प्रकार? दे केप्ट देयर फोकस, उन्होंने अपना जो फोकस, अपना ध्यान रखा ऑन एक्सपेंडिंग, विस्तार करने में, एंड प्रोटेक्टिंग देयर होल्ड ऑन इंडिया, इंडिया पर अपना होल्ड को एक्सपेंड करना, बढ़ाना और उसको प्रोटेक्ट करके रखना, इस पर उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया। ब्रिटिश रूल ब्रॉट अबाउट चेंजेस इन वैल्यूज एंड टेस्ट, ब्रिटिश जो रूल था इसके कारण से बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं वैल्यूज में, हमारे संस्कारों में, टेस्ट, हमारे जो लोगों की जो पसंदगियां थी उसमें काफी ज्यादा चेंज हो जाते हैं। यहाँ के कस्टम्स में बहुत सारे चेंजिंग आ जाते हैं, और यहाँ के जो प्रैक्टिसेस है उनमें बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। तो इस प्रकार से कॉलोनाइजेशन के बारे में अपने पढ़ा।
इसमें क्या होता है कि जब बाहर से जब लोग आते हैं तो वो बहुत बड़े स्तर पर इंडियंस को प्रभावित करते हैं, उसी को कॉलोनाइजेशन बोला जाता है। माइग्रेशन को ही कॉलोनाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट पार्ट रहेगा हाउ डू वी नो एडमिनिस्ट्रेशन, और हमें एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे जानते हैं। ब्रिटिश रूल चेंज ए लॉट इन इंडिया, ब्रिटिश रूल था वो बड़े स्तर पर इंडिया में चेंज हुआ था इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के दूसरा हिस्सा, जो अब 19th सेंचुरी के 2 पार्ट कर लें अपन, 1801 से लेकर 1900 तक, तो 1851 से लेकर 1900 तक की जो टाइम था ये 50 ईयर थे। बोथ द डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश क्राउन। उस समय जब 1857 का रिवोल्ट होता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी से जो रूल था वो छीनकर ब्रिटिश क्राउन में चला जाता है, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसके अंडर में आ जाता है इंडिया का जो रूल था वो। एंड द टेक्नोलॉजिकल चेंज अजर्ड इन बाय द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, और खूब सारे टेक्निकल चेंजेस आए थे। ये किसके कारण ऐसे आए थे? ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के कारण से। इट हैड इफेक्ट ऑफ क्लोजली इंटरवेनिंग द इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया एंड ग्रेट ब्रिटेन। इसका एक क्लोजली इफेक्ट आ रहा था किसके ऊपर? जो इंटरवेनिंग इकोनॉमिक्स थी इंडिया की और ग्रेट ब्रिटेन की, जो एक दूसरे से की जो कॉलोनीज थी, जो इकोनॉमीज थी, वो इकोनॉमीज एक दूसरे के साथ जुड़ रही थी, इंटरवेन हो रही थी। इनफैक्ट मेनी ऑफ द मेजर चेंजेस इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस हैड ऑलरेडी बिगिन, और खूब सारे चेंजेस तो ऑलरेडी स्टार्ट हो गए थे यहाँ पर आना। ट्रांसपोर्टेशन में चेंजेस आना स्टार्ट हो गए थे और कम्युनिकेशन में आना चेंज हो गए थे। एंड दीज आर टिपिकली एसोसिएटेड विद क्राउन रूल ऑफ इंडिया। और इसको, ये जो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन में जो चेंजेस आते हैं ये क्राउन रूल के कारण से माना जाता है। दे हैड ऑलरेडी बिगिन, हालांकि वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गए थे बिफोर द म्यूटिनी। जो 1857 का जो रिवोल्ट होता है उसके पहले ही ये स्टार्ट हो जाते हैं। ऑल द चेंजेस वर सिक्योर्ड इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड। ऑल द चेंजेस, पूरे सभी जो चेंजेस थे उनको सिक्योर किया गया था, प्रोटेक्टेड किया गया था इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड। दीज रिकॉर्ड्स वर रिटन बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स, और इन रिकॉर्डों को कौन राइट कर रहा था? ब्रिटिश ऑफिशियल्स, ब्रिटिशों के जो ऑफिसर थे वो उनको लिख रहे थे। टू कीप द ट्रैक ऑफ देयर वर्क, अपना काम को, अपने काम की रिकॉर्ड रखने के लिए। एंड चेंजेस डन इन इंडिया, और इंडिया में जो चेंजेस हो रहे थे उनको रिकॉर्ड करने के लिए वो रख रहे थे। द ब्रिटिश फेल्ट ऑल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, ब्रिटिश ऐसा महसूस करते थे कि ऑल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर नीडेड टू बी प्रिजर्व, कि इनको सबको प्रिजर्व करना चाहिए, इनको प्रोटेक्टेड करके रखना चाहिए। स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस लाइक आर्कीव्स एंड म्यूजियम्स वर एस्टैब्लिश्ड टू प्रिजर्व इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स। इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करने के लिए क्या बनाए गए? स्पेशल आर्कीव्स और म्यूजियम्स बनाए गए। सेवरल अदर सोर्सेज स्टडी टुगेदर टू गिव ए बेटर पिक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और कई अदर सोर्सेज की स्टडी भी की जाती है बेटर पिक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ने के लिए, उसके बारे में स्टडी करने के लिए। तो एडमिनिस्ट्रेशन को जानने के लिए हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो रहेंगे वो रिकॉर्ड्स रहेगा। रिकॉर्ड्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, जिनको ब्रिटिश ऑफिसर्स लिखते थे, अपने खुद के काम किया हुआ और चेंजेस जो हो रहे थे उनको रिकॉर्ड रखने के लिए।